अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन और हमारे पास टॉपिक है बेंडिंग ऑफ रोड। तो इससे पहले हमने जो है टॉपिक जो कंप्लीट किया था वो था सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इस तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो अपनी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाना चाहता है, ठीक है, जो कि टेंजेंट टू द सर्कल होती है, जबकि उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स जो है वो खींच रही होती है या लेके जा रही होती है, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जो है वो सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके जाना चाहती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है ना लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा सकता है ना बिल्कुल सेंटर की तरफ, तो वो ऐसे बीच का रास्ता ले लेता है, यानी ऐसे कर्व पाथ में मूव करने लग जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अपनी लीनियर, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारा बताया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, वो सेंटर की तरफ जो है लगती है और वो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अब हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ बेंडिंग ऑफ रोड कि अच्छा, इसको बैंकिंग ऑफ रोड भी कहा जाता है। मतलब कि अगर कुछ बुक्स में ये बैंकिंग ऑफ रोड लिखा हुआ है और कुछ में ये बेंडिंग ऑफ रोड है, तो एक ही टॉपिक है, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है सारा, या एक ही बात है। तो इसमें क्या करते हैं, रोड को बेंड क्यों किया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और कैसे करते हैं, उसके बाद ये फार्मूला कैसे ड्राइव होगा, ठीक है, और ये सारा हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेंडिंग ऑफ रोड को। उससे पहले नॉर्मल हम एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को सर्कल में मूव करवाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नेसेसरी होती है, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकेगा। अच्छा, पहले तो हम सीधा एक फ्लैट रोड कंसिडर कर रहे थे, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और उसमें एक कार, ये एक कार जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। मैंने बिल्कुल इसका ये सेंटर बना दिया। आपको पता है कार का वेट कहाँ एक्ट कर रहा होता है, डाउनवर्ड, तो वेट कहाँ है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अच्छा, कार का वेट अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो आपको पता है कि अगर नीचे ऐसे रोड पे इस तरह फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, ये वेट की, ठीक है, यानी वेट कार का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये हो गया एक्शन। किस पे एक्शन हुआ है, रोड पे ना, रोड पे वेट ने क्या किया, इस कार के वेट ने एक्शन किया। तो न्यूटन की थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी होगा। तो वो रिएक्शन के तौर पे जो फोर्स रोड की तरफ से लगती है कार पर, जिस को हमने यहाँ पर Fn से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स है, इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन होता है रोड का अगेन कार पर, क्योंकि कार का जो एक्शन था, एक्शन फोर्स थी, वो कौन सी थी, वेट की, जो डाउनवर्ड रोड पे लग रही थी, और एज अ रिएक्शन इस पर अपवर्ड एक फोर्स लगती है, वो नॉर्मल फोर्स होती है। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो नॉर्मल फोर्स होती है ना, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या मतलब, ये रोड है तो ये सरफेस है, रोड सरफेस है ना, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा रोड के साथ। तो ये आपके पास जो फोर्स है ये क्या होगी, नॉर्मल फोर्स होगी। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये बिल्कुल आप देखें रोड के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा फ्लैट रोड पे जितना फोर्स या जितना वेट कार का नीचे रोड की तरफ लग रहा है, एज अ रिएक्शन उतना ही फोर्स जो है रोड कार पे ऊपर की तरफ लगाएगा, या उतना ही रिएक्शन होगा। तो एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, यहाँ पर इक्वल होते हैं, तो ये बैलेंस्ड हो जाते हैं, या हम कह देंगे कि इस कार पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये कार जो है यहाँ पर मूव कर रही है। अब अगर ये रोड जो है सर्कुलर है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ऐसे सीधा रोड था, यहाँ पे कार मूव कर रही है, लेकिन अगर ये रोड जो है ऐसे सर्कुलर रोड है ऐसे, और कार जो है यहाँ पर ऐसे अब ऐसे मूव कर रही है सर्कुलर रोड में, ठीक है। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ा है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, वो सेंटर की तरफ लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो वो न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर प्लैनेट सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उनको फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है जो एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो समझ आती है, लेकिन यहाँ पे कार एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है,
तो इस इधर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और हमने तो पढ़ा है कि सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट तब मूव करता है जब उस पर क्या लग रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं कर सकता। तो यहाँ कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपने याद रखना है यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना वो हमें प्रोवाइड करती है जी फ्रिक्शन। इस कार के टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रही होती है, और उसी की वजह से कार जो है वो इस सर्कुलर पाथ में क्या करती है, मूव करती है। तो जब भी सर्कुलर पाथ फॉलो होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लाजमी होगी, ठीक है। और फिर किसी भी सूरत में हो सकती है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की सूरत में, कभी फ्रिक्शन की सूरत में होगी आपके पास, या फिर कभी ग्रेविटी की सूरत में। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, और ये एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दी है कि यहाँ पे वेट और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। कब कैंसिल करते हैं, जब कार बिल्कुल एक फ्लैट रोड पे मूव कर रही होगी। लेकिन क्या हो कि अब ये बैंकिंग ऑफ रोड हमें पढ़ना है या बेंडिंग ऑफ रोड पढ़ना है ना, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपने ये चीज़ें तो सीख ली कि अगर एक फ्लैट रोड होगा या अगर एक सर्कुलर रोड है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स और वेट तो बैलेंस हो गए एक दूसरे को उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो फिर कहाँ से आती है सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, तो वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। अच्छा, लेकिन अब फिर बेंडिंग ऑफ रोड की क्या ज़रूरत पड़ी, जब फ्रिक्शन दे रही है सेंट्रीपिटल फोर्स और कार सर्कुलर पाथ में मूव कर सकती है, इसका मतलब है इसी फ्रिक्शन के थ्रू कार टर्न भी कर सकती है। यानी अगर रोड जो है आपके पास ऐसा हो कि इस तरह का रोड हो, ठीक है, ऐसे कार मूव कर रही है, पहले ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट मूव करके आए, ठीक है, मतलब ऐसे स्ट्रेट मूव करके आ रही है, स्ट्रेट इस तरह ऐसे मूव करके आ रही है, और आगे से आके उसको ऐसे टर्न लेना है, ऐसे टर्न लेना है, इस तरह मूव, ऐसे कार को ऐसे मूव कर, यहाँ से स्ट्रेट आई और फिर उसको ऐसे टर्न लेना है। ऐसे टर्न जब लेगी तो टर्न लेने के लिए भी उसको क्या चाहिए, क्योंकि जैसे ऐसे है ना, अगर पहले ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है और उसके बाद यहाँ पे ऐसे अगर उसको ऐसे टर्न लेना है, इस तरह ऐसे टर्न लेना है, तो आपको पता है ये जो टर्न है ये एक सर्कल का ही पार्ट होता है, ऐसे सर्कल का पार्ट होता है ये टर्न, ठीक है। कंप्लीट कर दें इसको ऐसे तो सर्कल बन रहा होता है। तो इस टर्न का कोई ना कोई रेडियस होगा, ठीक है, इस टर्न का कोई ना कोई यहाँ पर रेडियस होगा, और जो है कार को यहाँ पर मूव करने के लिए, क्योंकि अब ये सर्कुलर बन गया ना, जब कार ऐसे टर्न लेती है तो उसको क्या करना होता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करना होता है। तो वो सर्कुलर पाथ की बात आ गई, तो जब सर्कुलर पाथ चीज़ फॉलो करती है तो उसको क्या चाहिए होती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो हमने ऊपर पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो कि जो है बहुत हाई स्पीड से कार आ रही है, बहुत हाई स्पीड से अगर कार आ रही है, तो फिर आपको ये पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है कार की तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कितनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो फिर इस केस में जब कार बहुत हाई स्पीड के साथ आती है और उसको टर्न लेना होता है, तो फ्रिक्शन इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे सकती है जितनी एक कार को चाहिए टर्न लेने के लिए। तो फिर वो सेफली टर्न नहीं कर पाती और फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या वो स्लिप कर जाती है, ठीक है, बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए जो है क्या किया जाता है, रोड्स को क्या कर दिया जाता है जी, बेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ये टॉपिक आता है बेंडिंग ऑफ रोड। होप सो आपको पिछली सारी बात समझ आ गई है कि नॉर्मली तो हम फ्रिक्शन को यूज़ करके कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो बहुत हाई स्पीड के साथ आ रही है, या एक और केस भी हो सकता है कि अगर रोड पे जो है वो क्या है जी, ऑयल गिरा हुआ है। अगर ऑयल गिरा हुआ है तो ज़ाहिर बात है अब भी कार की फ्रिक्शन कम हो जाएगी ना। अगर ऑयल गिरा हुआ है तो टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रिक्शन कम हो गई है तो अब फ्रिक्शन जब कम हो गई तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो कम होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही थी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गई है तो अभी भी तो कार टर्न नहीं ले सकती। टर्न लेने के लिए कार को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो ऐसे केस में फिर हम जो है रोड्स को बेंड कर देते हैं। अब बेंड कैसे करते हैं और क्या होता है उसको थोड़ा सा हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेंडिंग ऑफ रोड ये होता है कि रोड को ना, रोड का एक एज ऐसे ऊपर कर देना, मतलब कि रोड को एक तरफ से ऐसे एक एज उसका ऊपर हो और इसमें दूसरे एज उसका नीचे हो। रोड को ऐसे एक तरफ से थोड़ा सा ऐसे उठा दिया जाता है, ठीक है, एक सर्टेन एंगल पे उसको बेंड कर दिया जाता है। अब उसका रीज़न क्या होता है और क्यों किया जाता है और फिर उसका फ़ायदा क्या होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलती है, ये सारा मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ स्टेप बाय स्टेप।
बेंडिंग ऑफ रोड ये होता है कि बेंडिंग ऑफ रोड इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ कर्व रोड के, एक कर्व रोड है ना, एक रोड है तो आप उसके एक एज को ऐसे ऊपर उठा दें बनिस्बत इनर एज के, दूसरे एज के, जैसे एक ऐसे रोड आ रहा है ना, इस तरह से रोड है, ठीक है। तो अब उसका एक एज तो ये है ना, तो अब आप इस रोड ऐसे यहाँ पे अब कार ने ऐसे टर्न लेना है ना, तो आप इस रोड को ऐसे ऊपर उठा दें, यानी दूसरा एज थोड़ा सा क्या हो, ऐसे ऊपर हो, एक एज नीचे हो और एक एज ऊपर हो, ऐसे हम रोड को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ऐसे उठा देते हैं, ठीक है। फिर एक सर्टेन असल रोड तो रियल मतलब ये आ रहा था ना रोड, तो फिर उस जो आपने एज को उठाया होता है ना, वो एक सर्टेन एंगल पे उठाया होता है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि रोड को ऐसे बेंड, इसी को कहते हैं बेंड कर देना, ठीक है। रोड को इस तरह से उठा दिया जाता है एक एज उसका, so that component of normal force provide the required centripetal force। अब ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। so that the component of normal force provide the required centripetal force, हमें क्या चाहिए होती है, फ्रिक्शन नहीं दे सकती ना सेंट्रीपिटल फोर्स, वैसे तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन वेरी हाई स्पीड पे अगर कार आए तो फिर फ्रिक्शन नहीं दे सकती है, तो फिर हमें कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट हमें देता है। नॉर्मल फोर्स ये वाली है ना Fn, ये नॉर्मल फोर्स है, तो उसका एक कंपोनेंट हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे करता है और क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, ठीक है, कार इस तरह आ रही थी, समझ लें ये रोड है, ऐसे रोड था इस तरह से, तो अब जैसे इस पे कार ऐसे मूव करके आ रही थी, तो उसका एक एज नीचे और एक एज आपने ऐसे उठा दिया है रोड का, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से अब कार ने ऐसे टर्न लेना है, ऐसे टर्न लेना है, ठीक है। तो अब आपने जब रोड को एक उठा दिया तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा होगा, दैट इज थीटा, ठीक है। ये एक एंगल बन रहा है और एक सर्टेन एंगल पे आपने उस रोड को क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है। अब इसका फायदा क्या होगा, मैं इसी डायग्राम, ये एक ट्राइंगल बन गई आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक है। जैसे ये रोड है, ये आपने उठा दिया ये, तो अब अगर आप उसको देखें, ये इसके साथ उसने एक एंगल बनाया है सरफेस के साथ, जब ये एंगल बन रहा है तो उसके बाद आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, उसको उठा कर साइड पे बना लें, ठीक है। मैंने वही वाली ये जो ट्रायंगल बन रही है इसको उठा के यहाँ बना दिया है, और ये डायग्राम जो है आप अपनी बुक पे देखें तो आपको क्लियरली समझ आ रही होगी कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। मतलब ये होता है कि कार जैसे मूव करके आ रही होगी ऐसे, पीछे यहाँ पर सारा इधर ये सारा यहाँ रोड होगा, यहाँ से ऐसे मूव करके आई, अब कार को लेना है टर्न, तो ये देखें एक किनारा नीचे है और रोड का एक किनारा ऐसे ऊपर उठा दिया, एक एज नीचे एक एज ऊपर। अब यहाँ से कार क्या करेगी, टर्न ले लेगी और सेफली ले सकती है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है जो उसको चाहिए होती है। तो अब मैं बताती हूँ कैसे देता है। तो ये नीचे एक ट्रायंगल बन रही होती है राइट एंगल से, तो इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने ये जो ये बन रही थी ना नीचे, ये रोड को ऐसे ऊपर उठाने से नीचे जो बन रही है ट्रायंगल, उसको मैंने यहाँ साइड पे कर दिया है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, उसको साइड पे कर लिया। अब इसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स जो है आपको वो देता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड करता है, जो आपको चाहिए थी, जो फ्रिक्शन नहीं दे पा रही थी, वो आपको नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट देता है, कैसे देता है। तो उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर वो ट्रायंगल सेपरेट कर ली है, ठीक है, ये रही वो ट्रायंगल, और अब कार जो है इस पर यहाँ आ गई है, ठीक है, क्योंकि ये है यहाँ कार है और इसने अब ऐसे टर्न लेना है, तो ये रही कार, ठीक है। अभी भी तो वही होगा, जैसे यहाँ कार का वेट नीचे एक्ट कर रहा था, यहाँ पर भी कार का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और जो है, लेकिन यहाँ एक मसला है, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किसके, सरफेस के। समझ आ रही है, नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। पहले तो रोड ऐसा था, ये था, तो नॉर्मल फोर्स बिल्कुल इस रोड के परपेंडिकुलर ऐसे सीधी लग रही थी 90 डिग्री पर, ऐसा ही है ये नॉर्मल फोर्स। लेकिन अब रोड ऐसा हो गया है, ऐसा, तो अब नॉर्मल फोर्स ऐसे सीधी थोड़ी लगेगी, ये 90 तो नहीं बनेगा ना, ये एंगल 90 तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाऊं तो अब ये एग्जैक्ट क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो अब हमारा जो नॉर्मल फोर्स है ना वो ऐसे होगा, लेकिन वेट तो फिर भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा ना, तो वेट ऐसे। अब ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, वेट डाउनवर्ड है और नॉर्मल फोर्स थोड़ी सी जो है वो वेट से एक साइड पर हो गई है, यानी अब ये दोनों बैलेंस नहीं है, कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। नॉर्मल फोर्स तो हमें परपेंडिकुलर बनानी है ना इस रोड के। तो हम देखें यहाँ पे क्या किया मैंने, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये इस रोड, ये रोड है, ये ब्लैक लाइन रोड है, और इसके बिल्कुल ये अगर मैं इसको ऐसे लंबा करूँ ना ऐसे, तो ये रोड के क्या है, 90 डिग्री पर है। तो ये नॉर्मल फोर्स हो गई आपके पास, ये नॉर्मल फोर्स है। और वेट कहाँ है, इस कार का वेट तो बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है ना, तो ये वेट है। अब देखिए नॉर्मल फोर्स ऐसे और वेट बिल्कुल नीचे है, तो अब ये दोनों कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल कब करेंगे, जब ये बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट होंगे, ऐसे स्ट्रेट। तो अब यहाँ तो कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ वेट ऐसे और नॉर्मल फोर्स ऐसे है। अब ये वाला केस आ गया, अगर फोर्स ऐसे लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पे,
ये फोर्स है, तो आप फोर्स के दो कंपोनेंट बना देते थे। एक कंपोनेंट बनाते थे क्या, एफ वाई, और दूसरा क्या, एफ एक्स। एफ वाई को कह देते थे एफ साइन थीटा, और एफ एक्स को क्या कह देते थे, एफ कॉस थीटा। ऐसा ही होता था। और एफ एक्स या एफ कॉस थीटा कौन सा होता था, जिसके साथ ये एंगल बन रहा होता है, ये बेस होती है, ठीक है। बेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो एफ कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला कौन सा कंपोनेंट होता है, एफ साइन थीटा। यहाँ पर थीटा ये बन रहा है ना, ये थीटा तो वो एंगल है जो है ये आपके पास वो एंगल है जिस पे आपने एक रोड को बेंड किया है, ठीक है। ये वो एंगल है जिस पे रोड को आपने क्या किया है, ऐसे ऊपर उठाया है, ठीक है। तो वो सर्टेन एंगल है। तो अब ये जो एंगल है ना, एग्जैक्टली वही एंगल इस एफ एन और इस लाइन के दरमियान, वेट वाली लाइन के दरमियान बनेगा। अब क्यों बनेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये एफ एन और ये वेट वाली लाइन के दरमियान ये एंगल सेम है, इन दो के दरमियान एंगल सेम है। क्यों सेम है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्यों बराबर है, पहली बात तो ये है कि ये एफ एन इस रोड के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। इस एफ एन को ऐसे बड़ा कर दो तो इस रोड के क्या है, परपेंडिकुलर, लाइक दिस। और ये वेट वाली लाइन को ऐसे बड़ा कर दो, नीचे ले आओ, यहाँ तक ले आओ, ठीक है, ऐसे ले आओ। ये वेट वाली लाइन को, जैसे ये ट्राइंगल है और ये वेट वाली लाइन आ रही है ऐसे, तो ये अगर इधर आए तो ये भी क्या परपेंडिकुलर नहीं है इस सरफेस के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है वेट, इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर है वेट, और जो ऐसे सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है एफ एन। तो ये वेट और एफ एन दोनों परपेंडिकुलर है ना इन दो सरफेसेस के। तो अगर दो सरफेसेस के दरमियान एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी वही थीटा एंगल होगा। अगर दो सरफेसेस के दरमियान एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी वही एंगल होता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो एग्जैक्टली वही एंगल यहाँ पर बन रहा होगा जिस एंगल पे आपने रोड को बेंड किया है, ठीक है। तो ये वो एंगल है। अब वही बात, जैसे मैंने यहाँ फोर्स को डिवाइड किया उसके कंपोनेंट्स में, तो ये एफ एन भी तो इसी तरह लग रही है ना कुछ ऐसे, तो एफ एन के भी कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। एक तो बनेगा आपके पास एफ एन कॉस थीटा और दूसरा बनेगा एफ एन साइन थीटा। लेकिन किसको कॉस थीटा लिखना है, किसको साइन थीटा लिखना है, तो ये जो थीटा जिसके साथ बन रहा होता है ना, ये वाला कंपोनेंट कहलाता है कॉस थीटा, यानी बेस, ये बेस है, ठीक है। ये कंपोनेंट कहलाता है कॉस थीटा। और थीटा के सामने वाला, जैसे ये थीटा है तो इसके सामने ये था, उसको साइन थीटा कहते हैं। तो ये थीटा है और इसके सामने ये कंपोनेंट है, इसको क्या कहेंगे आप, साइन थीटा। ये तो अगर ये कंपोनेंट साइन थीटा है तो एग्जैक्टली ये कंपोनेंट भी क्या होगा, एफ एन साइन थीटा। मतलब ये कुछ ऐसे है, ये है फोर्स और इसका ये कंपोनेंट आपने कहा है एफ साइन थीटा है। क्यों साइन थीटा है, क्योंकि ये थीटा के सामने है। और ये कंपोनेंट आपने कहा है एफ कॉस थीटा है। अगर ये साइन थीटा है तो अगर बिल्कुल इसके पैरेलल ये कंपोनेंट भी क्या होगा, साइन थीटा। तो इसी तरह अगर ये साइन थीटा है, ये लाइन साइन थीटा है, तो ये लाइन भी क्या होगी, साइन थीटा। और अगर ये कॉस थीटा है तो यहाँ हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें इसके, तो वो कॉस थीटा होगी। तो ये लाइन भी क्या है, साइन थीटा। अब ये डायग्राम अगर आपको समझ आ गई है ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब मतलब कि यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है। देखें, एफ एन के कितने कंपोनेंट बन गए हैं फोर्स के, दो कंपोनेंट, एक एफ एन कॉस थीटा और एक एफ एन साइन थीटा। तो एफ एन कॉस थीटा तो बिल्कुल वेट के, देखें ये वेट और एफ एन कॉस थीटा बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो गए। ये वेट अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो एफ एन कॉस थीटा, जितना वेट नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही एफ एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है। ये दोनों बैलेंस होंगे, ये वाला केस हो गया है, वेट नीचे और एफ एन ऊपर। इस बार एफ एन ने तो वेट को नहीं कट किया, फोर्स ने तो नहीं किया, लेकिन उसके एक कंपोनेंट ने वेट को बैलेंस कर दिया है। तो ये कंपोनेंट और ये वेट समझ लें कि ये बैलेंस्ड हो गए हैं, तो ये तो कैंसिल, ठीक है, ये दो तो खत्म। अब रह गया दूसरा कंपोनेंट एफ एन साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट रह गया ना, एक तो वेट के साथ बैलेंस्ड हो गया। ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट लग रहा है कार को इस तरफ, जैसे कार ऐसे टर्न लेने लगी है ना, ये कार टर्न लेने लगी है, तो ये कंपोनेंट की डायरेक्शन ये है, यानी ये रहा कौन सा कंपोनेंट, एफ एन साइन थीटा। तो क्या ये कंपोनेंट कार को सेंटर की तरफ नहीं खींच रहा, क्या ये कंपोनेंट कार को सेंटर की तरफ नहीं लेके आ रहा, सर्कल की लेके आ रहा है ना। तो कोई भी कंपोनेंट जो ऑब्जेक्ट को सर्कल के सेंटर की तरफ लेकर आता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फोर्स जो सर्कल को या ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, वो फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर ये कंपोनेंट सर्कल के सेंटर की तरफ कार को लेके आ रहा है, मतलब कि कार को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है,
ये वो कंपोनेंट है जो कार को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है, तो यही तो प्रोवाइड कर रहा है। एफ एन साइन थीटा ही तो दे रहा है। क्या दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ सी कौन दे रहा है? एफ एन साइन थीटा। एफ एन साइन थीटा क्या है? एफ एन का कंपोनेंट है। एफ एन का क्या है? कंपोनेंट एफ एन साइन थीटा है जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि फ्रिक्शन अगर आपको ना दे सके सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी फ्रिक्शन आपको ना प्रोवाइड करे सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है कार को, कब नहीं करेगी प्रोवाइड? वैसे नॉर्मल तो कर रही है, कब नहीं करेगी? मैंने आपको केसेस बताए हैं। एक ये कि कार बहुत हाई स्पीड के साथ टर्न ले, तब ये इनफ नहीं होती है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे सकती जितनी उस कार को चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चाहिए होती है। तो उस वक्त इस कार को जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, जो कंपोनेंट, वो होगा एफ एन का कंपोनेंट एफ एन साइन थीटा। ये बात आपने याद रखनी है। कार को टर्न करवाने के लिए एफ एन साइन थीटा ही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा कौन? एफ एन साइन थीटा। तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है। बेंडिंग ऑफ रोड इज़ अ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एज को उठा दिया जाता है दूसरे एज की निस्बत, और सो दैट द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट होता है। कौन है वो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट? एफ एन साइन थीटा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट होता है जो प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है वो कौन देता है? नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट देता है। फॉर सेफ टर्निंग ऑफ व्हीकल्स विदाउट स्लिपिंग, ताकि व्हीकल्स जो है सेफ टर्न ले लें बगैर स्लिप हुए। ठीक हो गया। अब देखते हैं फार्मूला फॉर बेंडिंग ऑफ रोड कैसे ड्राइव करेंगे। अब बेंडिंग ऑफ रोड होप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, डायग्राम्स समझ आ गई हैं, तो अब आप के लिए आगे जो है बस डेरिवेशन कर लेते हैं। ये जितना भी मैंने आपको यहाँ से समझाया है इसमें से कुछ भी आपने पेपर में लिखना नहीं है, बस ये वाली बात आपको क्लियर की कि वो कौन देगा? एफ एन साइन थीटा देगा। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट आगे यहाँ पे यूज़ करेंगे। पेपर में जो आपने लिखना है वो बस ये पेज है। ठीक है, और इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फार्मूला फॉर बेंडिंग ऑफ रोड। ऑन फ्लैट रोड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड ओनली बाय फ्रिक्शन। अगर तो रोड फ्लैट है, अगर फ्लैट रोड है, इस तरह रोड है, तो कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन देगी। और अगर बेंट रोड है, बेंड हुआ हुआ है रोड, तो नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द रोड इज टिल्टेड। तो जो नॉर्मल, अगर रोड ऐसे बेंड हुआ हुआ है तो नॉर्मल फोर्स फिर ऐसे टिल्ट हो जाएगी इस तरह, यानी वो ऐसे सीधी, फ्लैट रोड पे तो ऐसे स्ट्रेट थी, लेकिन जब रोड बेंड हो गया तो नॉर्मल फोर्स भी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो फिर नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एफ एन साइन थीटा, जो देगा आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। होप सो ये अब आपको क्लियर हो गया है कि एफ एन साइन थीटा ये आपको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कर लेते हैं डेरिवेशन कि बुक में वो फार्मूला कैसे आया है। तो अगर आपको वो फार्मूला लाना है, ड्राइव करना है, तो उसके लिए अब सारी बातें हम वही करेंगे। मुझे बताएं वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन कौन थे। एक इसी डायग्राम में अगर आप देखें तो एक वेट था वर्टिकल, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग कौन कौन है? वेट और एफ एन कॉस थीटा। तो वेट और एफ एन कॉस थीटा कौन से कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट है और बैलेंस्ड हो गए हैं। तो हम बोलेंगे कि एफ एन कॉस थीटा बराबर है वेट के। और वेट किसके बराबर होता है? एम जी के। वेट का फॉर्मूला है एम जी, तो आपने वेट की जगह यहाँ लिख देना है एम जी। तो एफ एन कॉस थीटा इक्वल आ गया एम जी के, इसको लिख देना है इक्वेशन 1। वर्टिकल कंपोनेंट हो गए। अब कौन से कंपोनेंट लेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक ही पड़ा है, दैट इज एफ एन साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पे एफ एन साइन थीटा ही है ना, तो एफ एन साइन थीटा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एफ एन साइन थीटा काम क्या कर रहा है? वो एक कार को सर्कुलर पाथ फॉलो करवा रहा है। तो मुझे बताएं, एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने वाली फोर्स कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या एफ एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम नहीं कर रहा? तो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का भी तो यही काम होता है। तो हम कहेंगे कि एफ एन साइन थीटा एग्जैक्टली इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि इन दोनों का एक ही काम है। तो एफ एन साइन थीटा इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में मैंने ड्राइव करवाया, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे आपने सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह लिख दिया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब दो इक्वेशंस बन गई हैं, इन दोनों को आप डिवाइड करवा दें। डिवाइड क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमें tan थीटा का फार्मूला tan थीटा लाना है। ठीक है, फार्मूले में तो आपने ये पढ़ा होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा के। तो देखिए cos थीटा भी है और sin थीटा भी है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करवाऊंगी ना तो एफ एन तो कट जाएगा, तो sin और cos ही आ जाएगा। तो sin को ऊपर आना है और cos को नीचे आना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऊपर किसको इक्वेशन को रखना है, नीचे किस इक्वेशन को रखना है? तो ये फार्मूला याद रखना है, sin ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये sin वाली इक्वेशन आपने ऊपर रख देनी है।
यानी एफ एन साइन थीटा इक्वल है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसको डिवाइड करवाना है एफ एन कॉस थीटा, यानी एफ एन साइन थीटा को डिवाइड करवा दिया एफ एन कॉस थीटा के, और इस साइड को इस साइड से डिवाइड करवा दिया एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी। अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, और यहाँ पे m और m कैंसिल हो गए। अच्छा ये क्या हुआ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं जब, तो ये इस टर्म का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये mg है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और mg नीचे आ जाएगा जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो m से कैंसिल, v स्क्वायर अपॉन आर जी। अब साइन थीटा की जगह क्या लिख दूंगी, साइन थीटा की जगह मैंने यहाँ पर लिख देना है जी टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा के, और टेन थीटा आ गया, ऊपर क्या बच गया, वी स्क्वायर, नीचे आर जी, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये वो फार्मूला है जो लास्ट में आपके बुक में बना हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, इन अबव इक्वेशन थीटा जो है आपके पास, ये थीटा ये बैंकिंग एंगल है, यानी वो एंगल जिस पे रोड को आपने बेंड किया था। आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रोड को जब बेंड किया था तो जाहिर बात है ये एक सर्कल का हिस्सा बन गया था, मतलब एक सर्कुलर पाथ, सर्कल बन रहा था, तो उस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस भी होगा ना, तो ये आर जो है वो रेडियस है। उसके बाद वी जो है ये स्पीड ऑफ व्हीकल है कि वो ऑब्जेक्ट किस स्पीड से आ रहा है, और जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डेट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू फॉर टर्न इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये आपकी बुक पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ये मास पर डिपेंड नहीं करती है, मास से ये इंडिपेंडेंट है। मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो ये एफ एन साइन थीटा है, ये एफ एन साइन थीटा जो इसको कार को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है, ये आपके पास मास पे डिपेंड नहीं करता। इस ऑब्जेक्ट का जितना भी मास हो ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ जो है क्या करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा कि आपने उस रोड को किस एंगल से जो है वो बेंड किया हुआ है। यानी कि देखें ये आपके पास ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला है, और आपने रोड को एक सर्टेन एंगल पे ऐसे बेंड किया हुआ है, ठीक है। तो जब आपको ये एंगल पता होगा ना, तो आपने इसी एंगल के अकॉर्डिंग अपनी व्हीकल की स्पीड रखनी है। अगर आप इस एंगल से मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग अपनी व्हीकल की स्पीड रखेंगे तो आप सेफली टर्न कर जाएंगे। मतलब कि क्या है, एवरी बैंकिंग एंगल, कि ये जो रोड को ऐसे बेंड किया जाता है ना, तो वो जो भी जिस एंगल पे किया जाता है वो एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए होती है, इज डिज़ाइन फॉर पर्टिकुलर स्पीड। आप हर स्पीड से उस पर टर्न नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आपको वो एंगल पता हो तो आप उसी स्पीड से जो है टर्न करेंगे। अगर आप उससे स्पीड, आप बहुत लो स्पीड से अगर आप आते हैं, अब ये सुने क्या होगा, अगर आपको ये एंगल, एक एंगल सर्टेन एंगल पे रोड को ऐसे टर्न किया हुआ है और आप उसकी स्पीड आपको मालूम है कि आपको इस स्पीड से आना है, लेकिन आप उससे नहीं आते हैं, उस स्पीड से बहुत कम स्पीड से अगर आप अपनी व्हीकल को ला रहे हैं और उसके बाद आप टर्न करना चाह रहे हैं, तो अगर आपकी स्पीड कम होगी ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम मिलेगी। स्पीड कम होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगी, कम मिलेगी, क्योंकि आपको पता है एफ सी जो है वो बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर ये कम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, और कार क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी इनसाइड द कर्व, कर्व के अंदर की तरफ, ठीक है, कार स्लिप करेगी। और अगर जो है इस स्पीड को आप ज़्यादा, मतलब कि जितनी आपको बताई गई है उससे ज़्यादा स्पीड से आप कार को टर्न करवाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से टर्न करवाएंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा मिलेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी, और कार फिर स्लिप कर जाएगी, और कार आउटसाइड द कर्व क्या करेगी, स्लिप हो जाएगी। यानी कि ये दोनों केसेस में आपकी कार स्लिप हो सकती है। क्यों स्लिप हो सकती है, क्योंकि जिस एंगल पे रोड को बेंड किया है ना, आप उसी के अकॉर्डिंग स्पीड से जाएंगे, क्योंकि हर बैंकिंग एंगल के लिए जो डिज़ाइन किया जाता है वो एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि आपने अपनी व्हीकल की स्पीड इतनी रखनी है। अब एडवांटेजेस क्या है, अगर आप उतनी स्पीड रखते हैं और ये बेंडिंग ऑफ रोड के क्या एडवांटेजेस होंगे। पहला तो ये होगा कि सेफ टर्निंग, आप अपनी कार को सेफली टर्न करवा लेंगे। दूसरा एडवांटेज इसका होगा लेस चांसेस ऑफ स्लिपिंग, यानी आपकी कार स्लिप भी नहीं करेगी। तीसरा तो इसका ये एडवांटेज भी हो सकता है कि एक्सीडेंट्स से भी आप बच सकते हैं, किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा, आप सेफली जो है टर्न कर जाएंगे। तो अब आपने इसको पेपर में लिख लेना है। पेपर में क्या लिखना है, जस्ट ये बेंडिंग ऑफ रोड की हेडिंग देकर उसके बाद आपने इसका फार्मूला लिखना है, देन आपने इसकी डेरिवेशन, और उसके बाद ये डेरिवेशन एंड होगी। और ये पॉइंट्स ना भी लिखें तो इशू नहीं है, यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है, यहाँ तक, तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा।